हैं, ये मेंस मेरा सिर्फ मेंस वाला है। हालांकि अब वो सब पीपीएम वाले ही हैं, सो उसको रिफाइन कर देंगे, ग्रुप छोटा कर देंगे, नया ग्रुप जब बनेगा तब बनेगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग येट अगेन। होता यह है कि हमने कल बात करी थी तुगलक्स की। तुगलक्स लास्ट में जब ख़त्म होने लगते हैं, सो ख़त्म होने के अंदर फाइनल नेल जिसे कहते हैं, नेल इन द कॉफिन फॉर तुगलक्स वाज द अटैक ऑफ तिमूर। मेंस के अंदर जब भी आक्रमण हुए हैं, जब अटैक्स हुए हैं, मेजर अटैक्स की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर मंगोल अटैक्स की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मेजर अटैक्स में बात करेंगे अलेक्जेंडर की। इसके आप नोट्स अलग से तैयार कर सकते हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो अटैक होगा, या कासिम का अटैक है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, या हम गौरी का अटैक है, या हम गजनी का अटैक है, या हम फिर बाबर के अटैक की बात कर सकते हैं। इन लोगों ने इन्वेड किया था, यूरोपियंस ने इंडिया को इन्वेड नहीं किया, वो आए थे ट्रेडर्स के तौर के ऊपर और वो चेंज हो गए, उन्होंने पावर ऑक्यूपाई किया। सो देयर इज अ डिफरेंस। आक्रांता होकर आए थे तो वो बाबर था, या वो गौरी था, या वो गजनी था, या वो अलेक्जेंडर था। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान में रखना है, उनको वेरी शॉर्ट में 5 मार्क्स के अंदर आपको कंसेप्ट तैयार करके रखना है। पहला कंसेप्ट है वाई, क्यों करा, प्री के लेवल के ऊपर कब करा, कहाँ पे युद्ध हुआ और उसका रिजल्ट क्या था, ये चीज़ें हम प्री में रखते हैं। लेकिन मेंस में जैसे ही हम आते हैं तो मेंस में पहला क्वेश्चन हो जाता है क्यों करा। सो अलेक्जेंडर आया था, क्या करने आया था भाई, समोसा कचौरी खाने आया था, तब समोसा कचौरी नहीं था, समोसा कचौरी मेडिएवल लोग लेकर आए, बाहर से ट्राइब्स लेकर आए हमारे यहाँ। सामसा, आज भी अगर टाइप करोगे तो सामसा, रेसिपी ऑफ सामसा टाइप करना, नॉट समोसा। सो सामसा इज स्टिल अवेलेबल। पुलाव, पलाव, पिलाफ, ये सेंट्रल एशियन डिशेज है। सो ये वहां से कंसेप्ट आया हुआ है। तो क्यों आए, सो गौरी आया तो गौरी को आने का कारण क्या था, बाबर आया तो बाबर को आने का कारण क्या था, उसका थॉट प्रोसेस क्या था, क्यों आया था। अलेक्जेंडर का थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल था, इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिस्टिक, सिर्फ टेरिटरी अक्वायर करना है, वही वाले प्रिंसिपल अलाउद्दीन खिलजी का भी था। सो ये पहला कंसेप्ट है जिनको आपको मेजर पर लिख कर रखना है, जहां मिले आप मेजर को लिख कर रखिएगा। मेजर का मतलब क्या हुआ, जहां एक कल्चरल ट्रांजिशन दिखना चालू होगा, जहां पे एक कल्चरल असिमिलेशन की वैल्यू आना चालू होगी, ग्रीक कल्चर इंडिया के कल्चर के साथ असिमिलेट होना चालू होगा। इन चीजों के ऊपर काम करेंगे आप। फिर अगला होगा रिजल्ट, इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। तो कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, कल्चरल सिमिलरिटीज आएंगी कि क्या चीज़ हमने ली, हमारी चीज़ें उनके पास क्या गई। इसी तरह से अगर बाबर की हम बात करेंगे तो बाबर के इन्वेजन का असर क्या हुआ हम पर, मुगल्स ने क्या करके दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जरूर एक एम्पायर क्रिएट किया था बट वो सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन जो काम बाबर ने शुरू किया था उसे अकबर फुलफिल किया। अकबर इज द रियल फाउंडर, और अकबर जब वो काम करके जाएगा तो अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, इन लोगों ने जिस टेरिटरी के ऊपर राज किया वो कैसा राज किया और उससे कौन सा कल्चर बना, किस तरह का कल्चर बना, क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुए। तो ये 2 एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों के ऊपर आप काम करके रख लीजिए, मेंस के लिए फायदे में रहेंगे। ओके, सो तिमूर चला जाता है, और तिमूर जब जाता है यहां से तो एक बंदे को, खिज्र खान नाम का बंदा था, ये सैयद कहलाते थे, इसको अपना गवर्नर बना के जाता है। खास तौर पे उस टाइम पर एक बड़ा शहर हुआ करता था दीपालपुर, लाहौर बहुत पुराना है, लाहौर के बारे में कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, जे लाहौर नहीं वेख्या ते कुछ नहीं वेख्या, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। एंड दिस इज अ इंस्पिरेशन फॉर मी कि जीवन में कभी कभी मौका मिला और हम ग्रेटर इंडिया में पहुंच गए, अभी पासपोर्ट नहीं है, सो यस आई विल ट्राई टू विजिट पेशावर 1, देन ओरिजिनल हड़प्पा, नॉट द साइट्स ऑफ इंडिया, ओरिजिनल हड़प्पा, ओरिजिनल मोहनजोदारो देखने की इच्छा है, मन में है, क्योंकि पढ़ा इतना है तो एक इच्छा होती है। लाहौर, मुल्तान, मुल्तान सिंध के अंदर आ जाता है, बड़ा बेल्ट था, इसके एरिया का गवर्नर बना देते हैं। यहाँ पर जब तुगलक्स खत्म होने वाले होते हैं तो एक बंदा था दौलत खान लोदी, ये आपस में से चुन लिया जाता है, नोबल्स इसे चुन के राजा बना देते हैं। इसने कोई रॉयल टाइटल वगैरह कुछ नहीं लिया, और खिज्र खान को जब पता चलता है कि यहाँ पर एक और राजा बन गया तो खिज्र खान बोलता है यार मैं गवर्नर हूँ, तू कैसे बन गया। तो खिज्र खान इसको हरा देता है और अल्टीमेटली दौलत खान लोदी उसको सरेंडर कर देता है कि भैया इससे पंगा मत लो, नहीं तो फिर वो तिमूर कहीं आ गया तो क्या करेगा, वो वाला काम था। सो तिमूर इंडिया के अंदर ज़रूर हम उसको निगेटिव सेंस में लेते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर आप तिमूर को या तिमूर द लेम का टेरिटोरियल एक्सपांस उस टाइम पर देखेंगे तो इट वाज फेनोमेनली हाई। तैमूर का नाम था उसी तरह से जिस तरह से चिंगिस खान का नाम था, तो इन दोनों के नाम बड़े तगड़े हैं। दौलत खान लोदी जब हट जाते हैं तो सैयद्स डायनास्टी के तौर के ऊपर राज करना चालू करते हैं। पहला बंदा था खिज्र खान जो 6-7 साल तक राज करता है। इन्होंने रायत आला, बिकॉज इसको बहुत अच्छे से मालूम था कि मैं गवर्नर हूँ, मैं सुल्तान नहीं हूँ, और सुल्तान का टाइटल कैसे लूंगा, सो रैयत आला का टाइटल लेता है एंड ही क्लेम टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। आज भी इंडिया के अंदर कई सारी कम्युनिटीज़ जो आप देखेंगे, एक कम्युनिटी या तो सैयद लगाती है एज अ टाइटल या फिर अली लगाती है,
सरनेम के अंदर। सो ये सारे लोग सैयद्स कहलाते हैं। देन रॉयल टाइटल नहीं लिया, रहत आला का टाइटल लिया, और वाइस रॉय था फोर्थ सन ऑफ तिमूर का। और इसके एक्सटेंशन के साथ अगेन दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज के अंदर मुल्तान, सिंध और पंजाब वापस आ जाते हैं। इसके टाइम पर जो सिक्के चला करते थे वो पुराने सिक्के चले, कॉइन्स तुगलक्स के ही चले, उसने कोई चेंज नहीं करा। बहुत सारे लोगों के रिवोल्ट्स होते हैं, बहुत सारे रेबेलियंस होते हैं, बट समहाउ ही कॉन्कर्ड। इसके बाद मुबारक शाह बैठता है, वो भी छोटे टाइम के लिए बैठा है, 21 से 34 तक। मुबारक खान भटिंडा का रिवोल्ट सप्रेस करता है, जो पंजाब का बड़ा बेल्ट था, और बाद में तहसी के नोबल्स कर देते हैं। और यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदू नोबल्स अपीयर होना चालू करते हैं कोर्ट्स के अंदर। सो असिमिलेशन स्टार्ट्स। असिमिलेशन के अंदर हमारे पास जो राजधर्म वाली एपिसोड है, अगर हम वो देखते हैं तो स्लेव डायनास्टी में राजधर्म नहीं था अपार्ट फ्रॉम बलबन। बलबन बहुत अलग अलग तरीके से काम करता था। बलबन का पॉलिटिकल सिस्टम इम्पार्शल था जस्टिस के अंदर सिर्फ। लेकिन अगर हम कोर्ट के अंदर देखते हैं कि किसको पहुंचाना है किसको नहीं पहुंचाना है, तो वो काम शुरू होता है सैयद्स के टाइम पर। इसके पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टोटल इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुगलक्स का है। सो ये कंसेप्ट के ऊपर आपको काम करना है, और इन कामों से आपके नंबर्स बढ़ते हैं मेंस के अंदर। दैन मुबारक शाह के बारे में है तारीख मुबारक शाही, जिसे याहिया बिन अहमद सरहंदी ने लिखा है। मोहम्मद शाह इसको सक्सीड करता है, 34 से 45 तक रहता है। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ खिजर खान। इनके पास एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क डिफैक्टो राजा बन जाते हैं और इसको डिजियोर शिफ्ट कर देते हैं। और इस टाइम पर दिल्ली की शर्की के साथ, शर्की डायनास्टी, आपको याद होगा मैंने कल बात की थी कि यूनिक्स के साथ वो एक डायनास्टी स्टैब्लिश हुई थी। मैंने क्वेश्चन कहा था वहां पे कि डायनास्टी को किस तरह से किया गया। सो अगर अडॉप्टेड सन भी है तो वो माना जाएगा, वो डायनास्टी है। सो वो शर्की की और दिल्ली की बड़ी खतरनाक लड़ाइयाँ होती थी। अल्टीमेटली फिर ये हो गया कि हाँ सेटलमेंट हो जाता है। मालवा महमूद खिलजी के टाइम पर, खिलजीज हमें मालवा सल्तनत के अंदर अभी देखेंगे ईश्वर ने चाहा तो, गौरी और खिलजीज। तो खिलजी में इतना पावरफुल था मालवा कि दे अटैक्ड दिल्ली। और फिर बहलोल लोदी की जैसी खबर लगती है कि बहलोल लोदी इज गोइंग टू कम बैक, जो गवर्नर हुआ करता था लाहौर एंड सिंधी, मोहम्मद वापस आ जाता है। अल्टीमेटली मोहम्मद डाइड इन 1445। देन अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक रहते हैं। सबसे ज़्यादा इनकेपेबल थे, नाम भले ही अलाउद्दीन है लेकिन मोस्ट इनकेपेबल हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर ने बहलोल लोदी को इनवाइट किया, जो ऑलरेडी गवर्नर था, ऑलरेडी रूल करता था पंजाब साइड के अंदर, कि आ जाओ। बहलोल ने अपॉर्चुनिटी देख ली, आता है। अलाउद्दीन बहलोल को ऐसे ही सरेंडर कर देता है। दौलत खान ने भी सरेंडर किया था, बहलोल ने भी सरेंडर कर दिया, आओ भैया तुम बैठो यार, हम तो ऐसे ही बैठे थे यार, गद्दी थी, धूल जम जाएगी तो। So Bahlol proclaimed himself as a king in 1451 AD. The Lodi dynasty जो यहाँ पे अब शुरू होती है, it is the अफगान डायनास्टी। सैयद्स अरब डायनास्टी कह सकते हैं आप, अरब ओरिजिन की थी। तुगलक्स को हम ये मान सकते हैं कि they were not टर्क्स, नॉन टर्क्स थे। खिलजीज का भी वही हाल था। तो टर्क्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन दूसरे जो लोग थे जिनका ट्राइबल मूवमेंट होता रहा, they got opportunity to use that. So Bahlol Lodi, इनके फादर थे, उनका नाम था मलिक काला। इनके अंकल की डेथ के बाद ये सरहिंद के गवर्नर बनते हैं, और उसके साथ में लाहौर का भी चार्ज इनके पास था। इनको खाने खाना का टाइटल मिलता है जब इन्होंने मालवा पे अटैक किया था। मालवा सल्तनत अटैक करती दिल्ली पे, उसके रिबेलियन, उसके अगेंस्ट में ये मालवा पे अटैक करते हैं, तब उन्हें टाइटल दिया था खाने खाना, इन्हें लीडर। देन ही सबड्यूड द रिबेलियंस ऑफ अहमद यादगार, हु रोट तारीख है सलातीन अफगाना, इसलिए अफगाना है नाम। एंड इनके शर्कीज के साथ नॉन स्टॉप बैटल्स होती हैं, नॉन स्टॉप वॉर्स होती हैं। अल्टीमेटली दीज पीपल इमर्ज्ड विक्टोरियस। यहाँ पर मान सिंह, ग्वालियर अगेन टूट के अलग हो गया है, और मान सिंह जो राजा थे ग्वालियर के, वो सबजुडिकेटेड हो जाते हैं। जलाली में इनकी डेथ हो जाती है 1489 में। इसके बाद बनता है सिकंदर शाह। इनकी माता जी एक सुनार हिंदू परिवार को बिलोंग करती थी। इनका असली नाम था निज़ाम खान। सिकंदर शाह पॉपुलरली नोन थे। इन्होंने बिहार के ऊपर कब्जा किया, बंगाल के ऊपर कब्जा किया, एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू आगरा। अभी तक सारा काम दिल्ली से हो रहा है, सिकंदर लोदी आगरा शिफ्ट करता है, और यहां से आगरा का इंपॉर्टेंस बनना चालू होता है। प्रिंसिपल सिंपल है कि दिल्ली अरावली रिज के ऊपर है, आगरा भी ऐसी तरह से है, लेकिन आगरा के ऊपर पहुंचना दिल्ली को क्रॉस करके थोड़ा सा टफ हो जाता है। मंगोल आक्रमण दिल्ली पर होना बड़ा आसान है बजाय आगरा पर। सो आगरा वॉज कंपेरेटिवली सेफर प्लेस। तो सिकंदर को लोधी का दिमाग था, जिसकी वजह से आगरा अगले टाइम पीरियड के लिए बेस बनेगा। बाद में शाहजहाँ के टाइम पे वापस दिल्ली शिफ्ट होगा, तो कैपिटल वापस शिफ्ट हो जाएगा। सो सिकंदर शाह, इनके टाइम पर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने तारीख दाऊदी लिखी है,
एंड ही वॉज ऑल्सो अ फैनेटिक पर्सन। इन्होंने फिर ज्वालामुखी टेम्पल तोड़ा था, नागरकोट का, मथुरा के, मंद्रेल के, उदगीर, नरवर और चंदेरी के टेम्पल्स को तोड़ा था। देन ही हिमसेल्फ रोट पोएट्री विद द पेन नेम, यानी अपने नाम पे नहीं लिखते थे, गुलरुख के नाम पे पोएट्री लिखा करता था। और इस बंदे का काम है कि इसने अपने पिताजी की टूम बनवाई है दिल्ली के अंदर। और अगला काम ये है, इसने जो नपती करवाने का काम था, जो ज़मीन को नापने वाला काम था, उसमें इसने एक नया यूनिट निकाला था जिसका नाम था गज़े सिकंदरी। अलग अलग समय पर हिस्ट्री के अंदर अलग अलग यूनिट्स चला करते थे, और इसी वजह से अगर हम मेडिएवल ब्रिटिश यूनिट को देखते हैं, फुट, तो राजा का पैर का जो नाप होता था उस नाप से नापा जाता था, तो दैट इज कंसिडर्ड एज फुट, और उसका प्लूरल होता था फीट। सो वहाँ से आज कंसेप्ट वही वाला चलता है। तो गज़े सिकंदरी कि सिकंदर की यार्ड स्टिक है, उससे वो नपती करवाते थे। फाइनली इब्राहिम शाह आता है। इसको आप उस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि ये एक अक्खड़ मिजाज का आदमी था, बहुत ज़्यादा खूंसट था और किसी की कोई परवाह नहीं करता था। तो इब्राहिम खान वो सन ऑफ सिकंदर, ये थ्रोन पे बैठता है। मान सिंह की डेथ हो चुकी है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर से इनकी नॉन स्टॉप लड़ाइयाँ चलती रहीं, रीवा से इनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं। इनका पुत्र था विक्रमजीत, जो इनकेपेबल था। विक्रमजीत सीज के बाद में आगरा का एक वसाल बन जाता है। राजा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ इनकी आर्मी को बकरोल में और घटौली के अंदर स्लॉटर कर देते हैं। तो वहाँ पर बैटल्स चल रही हैं। दौलत खान लोधी, ये वो दौलत खान जो इस पेज के अंदर सबसे ऊपर लिखा है, इसको भी भेज देना है, भेज दिया, थैंक यू। सो इन्होंने राइट किया और बाबर फिर एंटर करता है। बाबर एट दैट टाइम वॉज सॉर्ट ऑफ किंग ऑफ काबुल। बाबर के ऊपर हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाबर एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ख़तरनाक है। इब्राहिम लोदी को फिर पानीपत फर्स्ट की बैटल में 1526 के अंदर हरा दिया जाता है, मार दिया जाता है, एंड बाबर केम टू द थ्रोन। बाबर की बैटल रहेंगी 1526 पानीपत, 1527, 1528, 1529 और 1530, 1531 में उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद हुमायूं रहेगा। हुमायूं यहाँ पर थोड़े टाइम पर रहेगा, फिर वो चला जाएगा, शेर शाह रहेगा, दैट इज़ द सूरी डायनास्टी। बाबर 20 साल बाद वापस आएगा, वापस अपनी सजरेंटी कमाएगा दिल्ली के अंदर 1555 और 1556 में। वो 1556 में उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ से शुरू होगा द रियल फाउंडर अकबर। बाद में देखेंगे अगले हफ्ते, अगर ईश्वर ने चाहा तो। एनीहाउ, हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था तुगलक के अंदर कि एक फॉरेन नोबल्स थे, आमिर सादा जिन्हें कहा जाता था। ये गुजरात के थे, जिन्हें सेंचुरियंस भी कहा जाता था। बेसिकली ये मर्सिनरीज थे। एमपी के अंदर 1857 के अंदर आप हिंदी की अगर किताब पढ़ रहे हो तो उसमें आपको बार बार एक नाम मिलेगा कि इन्होंने विलायतियों का साथ लेते हुए लड़ाई करी थी। सो दोज विलायतीज वेयर मर्सिनरीज। स्टेट टू स्टेट वेरिएशन होता था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप चले गए तो वहाँ आप बच जाओगे, आप शरणार्थी हो जाते थे। तो बहुत सारे 1857 के गदर करने वाले लोग दूसरे स्टेट्स में जाके छुप गए थे। सो विलायतीज वेयर द सेम थिंग। तो यहाँ पर इन लोगों में से एक बंदा उठता है, हसन गंगू, और वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर्म करता है बाय द नेम ऑफ बहमनी। मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पर पर्शिया के शाह थे उनके रिलेटिव था बहमनदिन इस्कंदियार। इनका असली नाम था जफर खान या हसन गंगू, जिसके नाम से बुलाया जाता है। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, गंगू बीइंग अ ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर ऑफ दिल्ली नेम्ड गंगू, गंगाधर शास्त्री। ये भी कहा जाता है। तो दो फिलोसॉफी है। एक फिलोसॉफी ही वॉज रिलेटेड टू द शाह ऑफ पर्शिया, दूसरी कल इसके प्रिंट आउट नहीं निकाले थे क्या मैंने? ये कल का है, इसके प्रिंट आउट नहीं लिए मैंने कल। क्या कल यहाँ नहीं थे क्या? हिस्ट्री का नहीं निकाला मैंने? ओके, आई एम सॉरी। ये निकाला होगा यार। अच्छा चल, कोई बात नहीं, अभी ले लेना मुझसे। तो दो फिलोसॉफीज हैं कि कौन बंदा था। एक फिलोसॉफी के हिसाब से ये भैया ब्राह्मण थे, और दूसरी फिलोसॉफी के हिसाब से ये पर्शिया के शाह के रिलेटिव थे। वट एवर, ही एस्टैब्लिश्ड द न्यू किंगडम विद द कैपिटल एट गुलबर्गा। गुलबर्गा नॉर्थ कर्नाटका में आती है, महाराष्ट्र बॉर्डर के पास पड़ती है, उस बेल्ट में। 1347 में थ्रोन असेंड करते हैं विद द टाइटल ऑफ आब मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। देन ही डिवाइडेड हिज प्रोविंस इनटू 4 प्रोविंसेस। पॉलिटिकली डिवीजन कर देते हैं, जिन्हें अतराफ कहते थे। दौलताबाद, बिदर, बेरार और गुलबर्गा, ये 4 टेरिटरी और हो जाती हैं। और यहां पर ये गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं, जिन्हें कहा जाता था तरफदार। तो अतराफ में तरफदार राज करते थे, गवर्नर्स थे हर एक प्रोविंसेस में। और इन सारे अतराफ को परगना में डिवाइड किया था, एंड परगनाज वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। 1358 में इनकी डेथ हो जाती है। ज्यादा समय तक ये राज नहीं करते हैं। लास्ट रूलर जो बहमनी एम्पायर के थे कलीमुल्ला शाह, जिस समय पर इनका एम्पायर 5 छोटी छोटी किंगडम्स में बट जाता है। इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग था, जो दिल्ली सल्तनत से डिफ्रेंशिएट करता है। एक बंदा होता था वकील उस सल्तनत, जो प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। ही वॉज अ सेकेंड टू सुल्तान। आमिर ए जुमला, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। वजीर ए अशराफ,
दैट इज फॉरेन मिनिस्टर, वजीर कुलाल, होम मिनिस्टर। पेशवा होता था मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का, एंड लेटर ऑन दिस टर्म वाज यूज्ड इन द मराठास बाय द मराठास। तो अगर पेशवा की ओरिजिन आपको देखना है तो पेशवा की ओरिजिन बहमनी में आएगी, और बहमनी के बाद में जो किंगडम्स टूटेंगी उनका जो कल्चर है, उनका जो डेवलपमेंट है, दैट वाज यूज्ड बाय द मराठास, बीजपुर स्पेशली। देन खास खेल होता था बॉडीगार्ड। देन सदर जहर होता था चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंस। आर्मी मनसबदारी सिस्टम पे चलती थी। सो यहां पर एक और कंसेप्ट आ गया कि अकबर के पहले मनसबदारी कहां थी। स्टार्टेड बाय शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट। देन किलेदार होता था, हु वाज इन चार्ज ऑफ द फोर्ट। अब जो 5 किंगडम्स हैं इनमें प्रॉब्लम ये होती थी, जो मैंने आज तक ऑब्जर्व करी है, कि प्री के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेंस के अंदर क्वेश्चंस न के बराबर देखने को मिलते हैं इस पार्ट में से। सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव गॉन कंपैरेटिव कि कौन कहां पे कैसा था, तो वो प्री का कंसेप्ट कवर हो जाता है। और अगर मेंस में भी 3 मार्कर में आता है तो यू मे बी एबल टू आंसर देम कि फाउंडर कौन था। यहां आप चाहो तो पूरी हायरार्की लिख सकते हो कि डायनास्टी के अंदर ये बंदा पहला था, ये बंदा दूसरा था। ये अगला काम होना चाहिए आपका। सो 5 किंगडम्स जब टूटती हैं तो 5 शाही बनती हैं, निजाम शाही, इमाद शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, बारीद शाही। और इसी पे क्वेश्चन फंसता है कि बारीद शाही कहां के थे, इमाद शाही कहां के थे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसलिए ये इस चार्ट फॉर्म में लिया है। इट इज वेरी इजी। सो अब आप कनेक्ट कैसे करोगे, पहले तो नाम पढ़ोगे याद करने के लिए। सो निजाम शाही, अगला नाम लिखोगे अहमदनगर, तो इससे आपका वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा कि कौन सी शाही कहां की होती है। सो निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा एंड बारिद शाही बिदर। इस तरह से आप काम करेंगे। फिर कब एस्टैब्लिश हुई, अगला जब ये याद हो जाए तो आप ईयर फंसाना 1490, 1490, 1518, 1528, ये ऑर्डर में जमा के दिए आपको। साइमल्टेनियसली कुछ और काम किया वो समझ में आ जाएगा। देन अहमदनगर है तो एरिया कौन सा था, टेरिटोरियल एरिया। सो पार्ट ऑफ एमपी और वेस्टर्न महाराष्ट्र। पार्ट ऑफ एमपी के अंदर जो खानदेश वाला पार्ट है इसका शामिल था इसके अंदर। नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र के अंदर इमाद शाही, दैट इज बरार। बरार को आप इस तरह से समझ सकते हो, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार वाला हिस्सा था, नागपुर एंड साइड उसके एरियाज का। देन बीजापुर साउथ ऑफ अहमदनगर था, वेस्ट महाराष्ट्र में था और नॉर्थ कर्नाटका में था बीजापुर। देन गोलकुंडा बीजापुर के ईस्ट में था, साउथ ईस्ट टू बिदर। इसको लोकेट करना सीखना, मैप पे लोकेशन डालना। यहां मैंने उसको लिख के दिया है, आपका काम है मैपिंग करना। देन बिदर वाज नेसल्ड बिटवीन, बीच में फंसा हुआ था, अहमदनगर बीजापुर वेस्ट में, गोलकुंडा ईस्ट में और बरार नॉर्थ में। सो ये 5 अलग अलग थी। ये कैसे बनी थी, क्योंकि अतराफ थे, अतराफ के जो गवर्नर्स थे वो अपने आप को आजाद कर देते हैं। पहला फाउंडर कौन है वो नाम दिए हैं। जो अगला क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चंस क्या हैं। सो मलिक अहमद निजाम शाह फर्स्ट, निजाम शाही इनके नाम पे पढ़ा। देन फतहुल्लाह इमादुल मुल्क, इमाद के नाम पे इमाद शाही पढ़ा। देन यूसुफ आदिल शाह, आदिल के शाह के नाम पे आदिल शाही पढ़ा। इसकी ओरिजिन की थ्योरी बहुत सारी है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क डाला है। यहाँ उस कंसेप्ट के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता था। सुल्तान कुली कुतुब, तो कुतुब शाही। देन कासिम बारीद, तो बारीद शाही। सो डायनास्टीज यहां पर इनके फाउंडर्स के नाम पर है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आने लगा होगा फिल्म्स के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे कई बार पूछे गए हैं। अब यहां फिर आती है कि कौन थे ये। सो अर्लियर मलिक अहमद निजाम शाह वाज गवर्नर ऑफ जुन्नार। सिमिलरली फतहुल्लाह इमादुल मुल्क वाज गवर्नर ऑफ बिरार। यूसुफ आदिल शाह वाज गवर्नर ऑफ बीजापुर। सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क गवर्नर ऑफ तेलंगाना रीजन। एंड फाइनली डिफेक्टो रूलर थे कासिम बारीद। ये महमूद शाह के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वाला काम था, जो मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर को पावर मिल जाता, वो वाले पार्ट थे। सो इन कैपिटल्स थी, तो सबसे पहली अगर हम अहमदनगर की कैपिटल देखते हैं तो पहली कैपिटल थी जुन्नार। देन सेकंड कैपिटल वाज थी अहमदनगर एंड थर्ड कैपिटल वाज परंदा। ये याद रखना 1600 में परंदा क्यों गए थे, क्योंकि अहमदनगर पे अकबर की बैटल्स चालू हो जाएंगी। 1601 बुरहानपुर फेल होता है और 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। लास्ट लड़ाई है जो अनेक्स करने वाला काम था, दैट वाज खानदेश। उसके पहले जब अहमदनगर से इनके कन्फ्लिक्ट चालू होते हैं तो दे शिफ्टेड देयर कैपिटल थर्ड टाइम। देन इमाद शाही में अचलपुर पुराना नाम था, जिसको इलिचपुर कैपिटल कहा जाता है। ये नाम नहीं मिलते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। और यहां से अगर क्वेश्चन फंसेगा या अगर 40F में आएगा, 4 ट्रू और फॉल्स के अंदर आएगा तो भी आप फंसोगे। देन आदिल शाही की कैपिटल थी विजयपुर। हैदराबाद थी कुतुब शाही की गोलकुंडा, मेन जो है। बारिद शाही की बिदर थी। अब इनके अंदर कुछ मेन एस्पेक्ट्स हैं। 1490 का एपिसोड है कि किस तरह से ये आते हैं। मलिक अहमद ऑफ निजाम शाही डायनास्टी, दैट इज सूबेदार ऑफ चुनार, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और अहमदनगर को अपनी कैपिटल बनाते हैं 1499 में, और दौलताबाद कैप्चर कर लेते हैं। 1508 तक ये डायनास्टी, सॉरी ये बंदा राज करता है, नॉट डायनास्टी। देन 1490 में ही फतेहुल्लाह इमाद शाह डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बरार, और इनके पास गविलगढ़ और नरमाला के फोर्ट्स थे। वेयर इज गविलगढ़? रचित, वेयर इज गविलगढ़?
नॉट एग्जैक्टली वेस्टर्न, वेस्टर्न के अंदर तो तुम बहुत उधर चले, गुजरात चले जाओगे, वेस्टर्न बोलना सही नहीं है, ऐसे बोलो साउथ वेस्ट ऑफ महादेव, साउथ वेस्ट ऑफ महादेव, ईस्टर्न साइड ऑफ असीरगढ़ हिल्स, ईस्ट ऑफ, तो वहां पे गविलगढ़ है, तो गविलगढ़ इज अ फोर्ट्रेस एरिया, और गविलगढ़ की पहाड़ियां भी वो महादेव की बराबरी की हैं, बड़ा एरिया है। देन 1489 के अंदर आदिल शाही एस्टैब्लिश्ड बाय यूसुफ आदिल शाह, एक हाई पोस्ट थी आर्मी के अंदर, महमूद गवां, एंड ही वाज अ लिबरल पर्सन, स्कॉलर था। कुतुब शाही में टर्किश ऑफिसर थे, ये कुतुब शाह थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था महमूद शाह बहमनी के टाइम पर, एंड ही रूल्ड अप टू 1543। बारिक शाही के बारे में नहीं मिला इसलिए क्योंकि वहाँ खाली ये कॉलम। देन मलिक अहमद का बेटा था बुरहान निज़ाम शाह, वो सक्सीड करता है। हुसैन शाह थर्ड रूलर था हु फॉट अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर इन 1600। 1574 में, ये गलत है ये, विजयनगर पहले ही खत्म हो चुका है, हाँ, ये 1600 में ये यहाँ पर पंगा फंसा था अकबर के साथ, और चांद बीबी यहाँ राज करती हैं, चांद बीबी यहाँ पर है, तो चांद बीबी को मर्ज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। 1574 सुल्तान मुर्तजा वन ऑफ अहमदनगर कॉन्कर्ड बरार, तो अहमदनगर दैट इज बरार और अहमदनगर एक हो जाएगा, और यहाँ पर एक मिनिस्टर थे तुफाल खान, वो सर्व कर देंगे और डायनास्टी खत्म हो जाएगी। देन आदिल शाही के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस्माइल मल्लू इब्राहिम 1, अली इब्राहिम 2, मोहम्मद अली 2। देन सक्सेसर्स होते हैं कुतुब शाही के अंदर जमशीद दैट इज सन ऑफ कुतुब शाह, इब्राहिम वाज थर्ड रूलर हु फॉट अगेंस्ट विजयनगर। यहाँ पर बैटल ऑफ विजयनगर डालना जरूरी है, 1556 नहीं 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा, राक्षस टंगड़ी, इसको डालना जरूरी है, जिसके अंदर विजयनगर एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें 4 डायनास्टी शामिल होंगी, 5 डायनास्टी नहीं थी, क्योंकि एक डायनास्टी ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, तो सिर्फ 4 ही स्टेट्स बचते थे उस टाइम पर। अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड बाय द मुगल एम्पायर इन द ईयर 1636। वहीं पर आदिल शाह वॉज द बेस्ट इन आदिल शाही। 1686 में औरंगजेब अनेक्स्ड बीजापुर इनटू मुगल एम्पायर। Then Golconda was again annexed by Aurangzeb in 1687, and 1619 में आदिल शाही conquered and merged बिदर into बीजापुर। So merging को समझ के चलना कि लास्ट में औरंगजेब के पास क्या बचा था। क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी और या तालीकोटा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साउथ इंडिया की जो डायनास्टीज डेवलप हुई थी, बहमनी और विजयनगर, बहमनी टूट के 5 किंगडम्स में हो गई और फिर विजयनगर से लड़ाई चालू हुई, तो विजयनगर के अंदर अलग अलग डायनास्टीज थी। विजयनगर इज हरिहर एंड बुक्का, इसमें बेसिकली संगम के 5 बेटों में से 2 थे जो होयसला राजा बल्लाल थर्ड के कोर्ट में रहा करते थे, और इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश किया था 1336 में विद एन एम टू एस्टैब्लिश हिंदू सुप्रीमेसी इन द साउथ। ये एम था, और इसी एम के बाद फिर मराठा कन्फेडरेसी बचेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब पूरा एक ही स्वे चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर कोई हिंदू नेशन की बात करने वाला है, सिग्निफिकेंस ये है। 4 डायनास्टीज होंगी इसके अंदर, पहली डायनास्टी है संगम, फिर है सुलभ, फिर है तुलव, और फिर लास्ट में अरविडु। ये भी याद रखना, और इन सब के फाउंडर्स लिखना, इसको चार्ट फॉर्म में लेना, जैसे मैंने 5 किंगडम्स लिखा है वैसे ही हायरार्की के अंदर 5 कॉलम्स बना के इसको लिख सकते हो, 4 कॉलम्स बना के लिख सकते हो। संगम 1336 से 1486 तक, 1336 से 1486 तक चलेगी। पहला राजा था हरिहर, संगम का बेटा है, fought with मदुरई एंड मैसूर। बुक्का took advantage and extended the empire by annexing होयसला एम्पायर। ये अपना जो पुराना एम्पायर जिसके अंदर ये काम किया करते थे इनके पिताजी, उसको भी कॉन्कर कर लेते हैं। हरिहर की डेथ के बाद इनका भाई बुक राजा बनता है, तो इनके यहाँ इस फिलोसॉफी के अंदर हरिहर बनेगा, दैट इज ब्रदर, फिर बुक्का बनेगा, फिर भाई भाई, इस तरह से राज चला है, बाद में बदल जाएगा। बुक्का इनहेरिटेड द थ्रोन इन 1354, 1377 तक राज करते हैं। रामेश्वरम और तमिलनाडु के काफी सारे इलाके के अंदर ये कैप्चर कर लेते हैं। बुक्का की डेथ के बाद हरिहर 2 राजा बनता है, 1406 तक राज करता है, एंड अनदर पर्सन बुक्का 2, हरिहर का बेटा हरिहर 2, बुक्का का बेटा बुक्का 2, ये दोनों राज करते हैं, और फिरोज शाह बहमनी के साथ इनकी लड़ाई शुरू होती है। सो हरिहर 2 के टाइम पर इनकी कन्फ्लिक्ट चालू हो जाती है जो बहमनी स्टेट थे या डेक्कन सल्तनत थी उनके स्टेट से, रायचूर दोआब के ऊपर, एंड दे वर डिफीटेड, और यहां से इनका पंगा शुरू हो जाता है जो सालों साल चलेगा और 1565 में खत्म होगा। एक्सपांडेड हिज किंगडम टुवर्ड्स मैसूर, चिंगलपुर, त्रिचनापल्ली और कांजीवरम, वहां तक ये अपनी टेरिटरी को ले जाता है। इसके बाद में देवराय फर्स्ट बनता है, हु वाज सन ऑफ हरिहर, 1406 से 1422 तक, और बहमनी से ये बार बार हारते हैं, और पहले इन्होंने अटैक करा होता है, फिर बाद में बहमनी अटैक करते हैं। इसके टाइम पर निकोलो पोंटी इंडिया आता है और उसने इनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है। देन देवराय 2 बैठते हैं, विजय बुक्का या वीर, बीच में थोड़े से समय के लिए वीर बुक्का, विजय बुक्का दैट इज वीर विजय
नाम का बंदा था, वो राजा बनता है जो बुक्का की असेंडेंसी का था. Reorganized the army, enlisted Muslim soldiers in his army to fight the Bahmani kingdom. तो ये वो वाला कंसेप्ट है which goes beyond the concept of citizenship. राजा के पास सोल्जर्स कहीं के भी हो सकते थे, उसको अपनी आर्मी तगड़ी रखना है. अब्दुल रज़ाक ऑफ ईरान केम टू विजिट इंडिया. अब्दुल रज़ाक आए थे और इन्होंने भी काफी काम किया है एंड वाज अ बिग नेम. मल्लिकार्जुन फिर बैठता है, हु वाज एल्डेस्ट सन ऑफ देवराया टू, और यहाँ पर इनका एक्सटेंशन ईस्टर्न एरियाज में पहुंच जाता है, ओडिशा और ईस्टर्न प्रोविंसेस तक, और जहां पे बहमनी इस पर कैप्चर कर लेते हैं एंड दे वर लॉस्ट. बहमनी अटैक करते हैं. फ्यूडल लॉर्ड नरसिंह सलू, इनके एक लॉर्ड थे नरसिंह सलू, वो एडवांटेज लेते हैं और अपने आप को डोमिनेंट बनाना चालू कर देते हैं. इसके बाद विरूपक्षा और विरूपक्षा टू. विरूपक्षा टू अल्टीमेटली वाज डीथ्रोन्ड बाय नरसिंह सलू. दिस इंसिडेंट इज नोन एज द फर्स्ट कैप्चर. यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, पीएससी में भी आ सकता है. फर्स्ट कैप्चर क्या है? सो व्हेन नरसिंह कैप्चर्ड द थ्रोन विजय ऑफ विजयनगर, दैट इज. अब आती है अगली डायनास्टी, द सलूज. नरसिंह सलू एक्सटेंड करना चालू करते हैं. नारस नायक अपने पावर्स को कंसंट्रेट कर लेते हैं अपने पास में. ये अगेन दूसरा बंदा है फ्यूडेटरी लॉर्ड. नरसिंह सलू के बेटों की डेथ के बाद में वीर नरसिंह डिथ्रोन्ड द रूलर एंड दिस इज नोन एज द सेकंड कैप्चर. देन तुलुक डायनास्टी आ जाती है, दैट इज नारस नायक की. तो वीर नरसिंह रूल्ड फ्रॉम 1505 टू 1509. is the most significant person, कृष्ण देवराया, बिकॉज नॉट बिकॉज की टेरिटरी कितनी है, बिकॉज कल्चर में क्या काम है. तो इसलिए इसको बंदे को कंस्ट्रक्टिव जीनियस कहा जाता है. यहाँ पर 1509 से 1529 तक इनको आंध्रा भोज का टाइटल दिया गया था. ही वॉज ब्रदर ऑफ वीर नरसिंह, डिफीटेड ओडिशा के राजा को हराते हैं 1513 में गजपति प्रताप रुद्रा. 1514 में ये उदयगिरी को कैप्चर करते हैं. अनेक्स्ट कोदबिंदु एंड कोलपल्ली डिफीटेड रूलर ऑफ बीजापुर. बीजापुर इस टाइम पर अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से सिस्टम डेवलप हो रहा है. बीजापुर के राजा को हराते 1520 में. डिस्ट्रॉयड फोर्ट्स ऑफ गुलबर्गा. परमिटेड अल्बुकर्की टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल. अल्बुकर्की यहाँ पर 1498 के अंदर पोर्टुगीज आ चुके हैं और अल्बुकर्की वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज. ये जैसी पोर्टुगीज की बात आती तो ये मेरा चेहरा देखता है. When he joined, जब ये मेरे पास आया, थर्ड ईयर में था कि सेकंड ईयर में थे? सेकंड ईयर में था. एंड ही वाज लीस्ट इंटरेस्टेड दैट टाइम. ही वाज डिसओरिएंटेड कि करूं नहीं करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. मैंने ठीक कोई बात नहीं, ये काम करो. सो ही हैज द एंटायर पोर्टुगीज हिस्ट्री विद हिम. इसको सबसे पहला काम ही मैंने दिया था, मैंने ये पढ़ना शुरू करो, इसको बनाना शुरू करो. सो 177 गवर्नर्स हैं इसके पास लिस्ट है. इसके पास कल्चरल लिस्ट है. उसको साफ बोल दिया था कि इसमें से पीएससी में सवाल आएगा, कोई गारंटी नहीं है, बट करो, सीखो हाउ यू हैव टू डू. Anyhow, so Albuquerque to build a fort at Bhatkal and he was admired by Portuguese traveler Domingos Perez. इन्होंने अपना जो एम्पायर था डेक्कन कोंकस, वेस्ट में पूरा डेक्कन कोंकण, विजाग इन द ईस्ट, एंड ही वाज अ वैष्णवाइट. ही रोट अमुक्ता मलयाद इन तेलुगु, ये उनकी खुद की किताब लिखी हुई है, एंड जम्बवती कल्याणम इन संस्कृत. तो दोनों, तेलुगु में इनका काम है, संस्कृत में काम है. He built tanks and canals, cultural elements हैं. Abolished unnecessary taxes. 8 scholars were in his court, जिनको कहा जाता है अष्टदिग्गज. और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अष्टदिग्गज पे क्वेश्चंस आते हैं. किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? जिनको कहा गया है अष्टदिग्गजालू तेलुगु के अंदर. इन्होंने डिफरेंट प्रबंधास लिखे हैं, यहाँ नाम मैंने दे दी हैं. ये आपका काम होगा धीरे धीरे रिपीट करके इनका नाम लिखते चलें, याद करते चलें. अल्लासानी पेदन्ना, नंदी थिम्मन्ना, मदयागारी मल्लना, दुर्जति, अय्यलराजु राम भरादु, पिंगाली सुरना, देन रामजा भद्रादु एंड तेनाली राम. तेनाली राम की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होंगी. ही वाज कोर्ट जस्टर ऑफ कृष्ण देवराया. किताबें आप पढ़िएगा. देन इसके साथ ही में अच्युत देव राय जो थर्ड राजा थे, सेकंड राजा वाज पढ़ लिया हमने, थर्ड राजा बनते हैं 1529 से 1542 तक. ही वाज वीक एंड अनवर्दी. देन वेंकटाद्रि फर्स्ट जो अच्युत देव राय के बेटे थे, 6 महीने तक राज करते हैं. इसके बाद नेफ्यू थे अच्युत राय के, सदाशिव, वो कैप्चर थ्रोन कर लेते हैं. सो सदाशिव डिजियो रूलर थे. पावर एक्चुअली पीएम के हाथ में था जिनका नाम था राम राय. 6th जो राजा बनता है राम राय, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक्चुअली इनकी डायनास्टी में नहीं आना चाहिए फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन किताब लिखती है तो हमने भी लिख रखा है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर वो डायनास्टी को बिलोंग नहीं करता. ये उसी तरह से जैसे दौलत खान लोधी को हम कहाँ लें? दौलत खान लोधी राजा तो था, तो उसको हम किधर लेंगे? हम सईद लेंगे या फिर हम उसको तुगलक में लेंगे? जनरली किताबों में तुगलक के लास्ट में लिखा रहता है, बट वो तुगलक डायनास्टी का हिस्सा नहीं, वो इंडिविजुअल बंदा है. इसी तरह से राम राय वॉज फैनाटिक.
जिस तरह से मुसलमानों में हमने देखा कि धर्म के आधार के ऊपर काम करना था, तो राम राय उसी तरह से फैनेटिक था, और इन राम राय की वजह से ही मामला बिगड़ता है। एंड इन्होंने गोलकुंडा और अहमद रूलर की मदद करी थी बीजापुर के खिलाफ, डिस्ट्रॉयड मॉस्क्स एंड इंसल्टेड मुस्लिम टेक्स्ट इन अहमदनगर, जब इन्होंने अहमदनगर पर चढ़ाई करी थी, रिजल्टिंग इन द असेंबलेज ऑफ मुस्लिम रूलर्स ऑफ साउथ अगेंस्ट विजयनगर, एंड दैट वाज अ फाइनल स्टोन, जिसकी वजह से बैटल होती है, सब लोग इकट्ठे होकर लड़ते हैं, एंड बैटल ऑफ तालीकोटा होती है। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565, रूलर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बिदर। इसमें कौन सी गायब है? बेरार क्यों गायब है? क्योंकि पढ़ो, पिछला पेज पढ़ो, बेरार के लास्ट में क्या लिखा है? अच्छा, 74 नहीं, पहले। इनके आपस में रिलेशनशिप, चार ने इनको इकट्ठा करा, फिटेड विजयनगर, राम राय की हत्या हो जाती है, और जो कैपिटल थी वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इसके अरविदु या अंधविदु तिरुमल एस्टैब्लिश करता है, कैपिटल चेंज हो जाती है विजयनगर से वेनुगौड़ा, रंगटू, वेंकट एंड रंगथ्रू, वेयर द अदर रूलर्स, जो 1614 के अंदर खत्म हो जाते हैं। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर। लेकिन इसके अंदर ये बहुत छोटा पार्ट है, कंसिडरिंग एमपीपीएससी जो उसके ऊपर फोकस नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको कल्चर ऑफ विजयनगर करके रखना है, स्पेशली जो मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट्स बनाने की कला है वो विजयनगर से शुरू हुई है। मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट्स, इन्हें अगर आप टेम्पल्स देखेंगे तो बहुत सारे एक ही स्टोन से कार्व आउट किए गए हैं, तो उसको देखिएगा आप। विजयनगर या जितना भी इनका आर्किटेक्चरल मार्वल है उसे आप देखिएगा। जो यहाँ पे वर्क्स लिखे गए हैं, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में अष्टदिग्गज के दे दिए हैं, किसी और ऑथर के, उनको भी, उनका कंटेंट को भी आप 2-3 वर्ड्स में ओपन करिएगा, तब जाके आप ये समझिएगा कि मेंस के अंदर इसका कंटेंट थोड़ा बहुत कवर होता है। मैं एकदम से ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ चले जाओ, क्योंकि ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, जनरली हमारे यहाँ नहीं पूछी जाती इसमें, बट फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है साउथ इंडिया की हिस्ट्री पे, और वो भी डीप क्वेश्चन जाके पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन। सो उस तरह के क्वेश्चंस हम कवर इनिशियल फेज में नहीं कर सकते। इनिशियल फेज में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को एनलार्ज करना है, एनहांस नहीं करना है। एनलार्जमेंट है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, तो जब वो पता हो जाए, पूरी हिस्ट्री कर लो, तब इसके ऑर्डर में इसका एक्सपांशन करना, या दूसरे सब्जेक्ट्स भी हो जाएं आपके, तब इसके एक्सपांशन के ऊपर आना। रिस्क है, ऑप्शन आपके पास रहेगा वहां पे, उम्मीद है। 3 मार्कर में ऑप्शन नहीं होगा, तो 3 मार्क के जनरल क्वेश्चन यहां कवर हो जाते हैं। सो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था इनका, राजा को राया बोलते थे, दैट इज इनकी एक एडवाइजरी बोर्ड होता था, राज्य परिषद कहलाती थी। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इनका प्रधानी या महाप्रधानी होता था, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 राजा होते थे, और युवराज की पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। जनरली वाई युवराज इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट प्रिंस जिसे हम बोल सकते हैं, कि ही वॉज सपोज टू इनहेरिट द बॉडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती थी और वो राजा के साथ रहता था। तो सेकेंडरी ऑर्डर के जितने काम होते थे वो युवराज के हाथ में होते थे। ये काम हमने मौर्यंस में भी देखा है, ये काम हमने गुप्तंस में भी देखा है, ये काम हमने मुगल्स में भी देखा है। सो इट हैज बीन ऑलवेज प्रेजेंट। युवराज कौन होगा? देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, 6 प्रोविंसेस थे, भी हम सूबा देखेंगे, सूबा का सूबेदार देखेंगे। सो मुगल का ये जो इवोल्यूशन होगा, सूबा और सूबेदार, वो भी यहां से बोरोड है। देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रोविंसेस थे, इनको मंडल्स में बांट दिया जाएगा। मंडल्स वेर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड एज वालनाडु कोट्टम या कोट्टम, एंड विच वेर फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडूज, जिससे तमिलनाडु नाम पड़ा है। विच वेर डिवाइडेड इनटू मेल ग्राम्स। मेल ग्राम्स जो थे वो लोएस्ट ऑर्डर था, जो विलेजेस थे। विलेज लेवल के ऊपर कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, जिसमें एक सेंतव्य था, सेंतीय वाह, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखता था। तालास थे, जो वॉचमैन होते थे विलेजेस के। बेगरा होता था, जो फ्री वर्क और लेबर, यानी आप स्लेवरी का पार्ट देख सकते हो, उनको ऑब्जर्व करता था। नाडू वॉज डिवाइडेड इंटू सभा, आयागार, मेन टैक्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन था, एंड दैट इज वाई विजयनगर एम्पायर इज इंपॉर्टेंट, इट्स सिग्निफिकेंट, क्योंकि इट वॉज वेरी वेल। भैया यहाँ पे बोल दो, मना कर दो, यहाँ पे मत बजाओ। चले गए क्या? हाँ, नीचे दुकानदार भैया को बोला हो कि भैया यहाँ पे इधर अंदर जाके मोबाइल पे बजा रहे हैं। Anyhow, सभा वॉज कॉल्ड एज नाडू, एंड इनके जो मेंबर्स हुआ करते, सभा का मतलब क्या हुआ था? काउंसिल।
सभा इज विधानसभा, द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मेंबर्स पीपल, यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें नट्टावार कहा जाता था। देन आयागार होते थे, जो हेरिडिटरी पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने वाली, इनके पास टैक्स पेइंग वो नहीं था, इनको लोगों को एग्जेम्पशन हुआ करता था, ये टैक्स जमा नहीं करेंगे एंड ये अपनी पोस्ट को बेच सकते थे। ये फ्रेंच एस्पेक्ट के ऊपर रिलेशन आप समझ सकते हो, सेल ऑफ ऑफिस यहाँ पे ये अपना कर सकते, ये पोस्ट अपने आप की किसी दूसरे को बेच सकते थे। देन मेन टैक्स इनका लैंड टैक्स था, 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस होता था। हमने अभी तक जो देखा उसके अंदर 1/10 और 1/11 तुगलक्स के टाइम पे था, दैट वाज वन ऑफ द मिनिमम। यहाँ पे 20% की बात है, वहां पर हम 1/11 या 1/10 यानी 10% की बात कर रहे थे। थैंक यू। देन मिलिट्री डिपार्टमेंट इनका रहता था जिसे कंदाचार बोलते, के अंदर एक दंडा नायक या सेनापति होता था। 2 आर्मी हुआ करती थी, एक राजा की आर्मी और दूसरी प्रांतपति की, जो प्रोविंशियल आर्मीज हुआ करती थी। और जब भी राजा की जरूरत होती, राजा को जरूरत होती तो प्रांतपति अपनी सेनाएं वहां भेजा करता था। जुडिशियल सिस्टम इम्पार्शियल था, हार्श था, हिंदू लॉज के ऊपर था, ऑर्गन्स काटना, सीवियर पनिशमेंट देना नॉर्मल था। प्रांतपति सीजे होता था प्रोविंसेस का, आयागार या आयगार विलेजेस के अंदर जस्टिस को करते थे एंड ब्राह्मण्स वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीवियर पनिशमेंट। ये वो हिंदू लॉज के ऊपर काम करता है, मनुस्मृति के ऊपर, कि अगर एक ब्राह्मण ने हाथ में पानी लेके बोल दिया कि मैंने ये काम नहीं किया है तो इट वाज एक्सेप्टेड नॉर्म, उस तरह का डिफरेंशिएशन हुआ करता था। पुलिस डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसमें टैक्स जो लिया जाता था इलाके से, उससे ही वो फंक्शन करता था। कहां से चलता था? टैक्स लेविड ऑन प्रोस्टिट्यूशन इन द एम्पायर, और जो पुलिसमैन अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते थे उनको सख्त सजा दी जाती थी। देन लैंड की कैटेगरीज होती थी, अलग अलग तरह की लैंड्स हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल कुट्टागी लैंड, मथरपुर लैंड, उम्बाली लैंड, अमराम लैंड एंड रथोड के लैंड। देन सोशल कंडीशन वाज डिवाइसिव, ब्राह्मण्स एग्जेम्प्टेड थे हार्ड पनिशमेंट से, हाई और रिस्पेक्टफुल लाइफ थी। क्षत्रियास रिस्पेक्टेड क्लास रूलर्स थे। देन शेट्टीज और छत्तीस वैश्यास थे साउथ इंडिया के, ये अकाउंट्स, ये फाइनेंस इनके हाथ में था एंड मोस्टली दीज वेयर परफॉर्मिंग द क्लर्कल ड्यूटीज। लोअर ग्रुप के अंदर सारे जितने भी आर्ट वाले काम है, सारे जितने भी ऐसे काम है जो किसी एक कास्ट या कम्युनिटी को दिए जा सकते थे, वो सारे आते थे। विमेन की कंडीशंस वाज डिटीरियोरेटेड, हाई क्लास विमेन अच्छी कंडीशन में थी, एजुकेटेड थी, रिस्पेक्टेबल थी। आर्म्स, म्यूजिक, डांस के अंदर ट्रेनिंग थी। Appointed usually as bodyguards. General condition of women was bad. Considered to be a plaything. Royal class kept women as slaves. Servants. Prostitution was in vogue. Ganikas था, enjoyed honor in society. And temple ganikas भी होती थी जो मंदिर के अंदर है, जिसको हमने बैन कर दिया मॉडर्न सिस्टम के अंदर. And professional type of ganikas होती थी. सोशल इवल बहुत सारे थे, चाइल्ड मैरिज थी, सती थी, डावरी थी, स्लेवरी वोग में थी, आदमी औरत बेचे जाते थे। दे वर कॉल्ड एज वेसवाग। मैरिज अपर क्लास पॉलीगेमस थी। हाँ, पैसा होगा तभी तो कर पाओगे, ये हम मैरिज के अंदर पढ़ लेंगे। पॉलीगेमी बेसिकली एक कॉमन टर्म है। पॉलीगेमी इंक्लूड इन इटसेल्फ पॉलीगिनी एंड पॉलीजिनी भी बोलते हैं उसको, पॉलीएंड्री। पॉलीजिनी इज पॉलीगेमी। हाँ, पॉलीगेमी ये वही वाला काम है कि मैगी नूडल्स है, ये वो वाला काम है इन वेरी शॉर्ट। सो मैरिज अपर क्लास पॉलीगेमस थी, कैप्ट विमेन, टैक्स ऑन मैरिजेस, टैक्स लगता था शादी करने पर, पेड बाय बोथ ब्राइड एंड द ग्रूम, एग्जेम्पशन था विडो रिमैरिज पर, तो एक अच्छी चीज थी यहाँ, विडो रिमैरिज थी। ऑर्नामेंट करा 1 फुट में पुरुष पहनते थे, जिसे गंडा 15 कहते थे, जो वॉरियर्स ने पहनना शुरू किया था, बाद में ये मिनिस्टर्स और अपर क्लास के लोग पहना करते थे। एजुकेशन अग्रहार्स, मठ और टेम्पल्स में दी जाती थी और जनरली वेद की एजुकेशन होती थी। इकोनॉमिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू निकोलो कोंडी, डोमिगोस परेज, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आर गायब है, पोर्चुगल एंड अब्दुल रज्जाक ऑफ ईरान यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, बिकॉज 2 आब का बेल्ट था इनके पास, बहुत सारा रिच बेल्ट था जो साउथ इंडिया का है, मेजर रिच बेल्ट था। एग्रीकल्चर, मैक्सिमम पॉपुलेशन उसी के ऊपर काम करती थी। ट्रेड बहुत तगड़ा था, डायमंड्स, क्योंकि गोलकुंडा की माइन के डायमंड्स हैं। मलाया, बर्मा, चाइना, अरेबिया, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया एंड गाल से ये लोग ट्रेड किया करते थे। हॉर्सेस, पर्ल्स, कॉपर, कोल, सिल्कन थ्रेड एंड मर्क्यूरी वेयर इंपोर्टेड। राइस, शुगर, स्पाइसेस, परफ्यूम्स, सेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स वेयर एक्सपोर्टेड। आर्ट एंड लिटरेचर फिनोमिनल है, जिसके अंदर हजारा टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट बना जाता है, कृष्णदेव राय का। विठल टेम्पल है। ऑथर्स हैं अलग अलग, सायन, माधव, नाचन, सोम एंड कृष्णदेव राय, दैट इज किंग। ये इनकम्प्लीट है, बट प्री के लेवल के ऊपर एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से आई कैन नॉट ट्राई टू गो इन टू मच डिटेल। और मेंस के अंदर पे 3 मार्कर 5 मार्कर की डेप्थ कवर नहीं होती, 11 मार्कर की डेप्थ भी कवर नहीं होती, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीशन है। सो यू हैव टू गो थ्रू विद डिफरेंट बुक्स एंड कवर इट अप।
कोशिश ये करना कि चूंकि यहाँ पर अलग अलग डायनास्टीज़ हैं, उन अलग अलग डायनास्टीज़ को अलग अलग खोल दो तो बेहतर होगा। तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा और एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता चल जाएगा कब कब क्या क्या हुआ। फॉर एग्जांपल 1498 के अंदर अगर पोर्टुगीज़ आए थे तो पोर्टुगीज़ का किस किस एरिया के अंदर कौन सा इन्फ्लुएंस था। इटालियंस अगर आ रहे हैं तो कैसा इन्फ्लुएंस किस पोर्ट के हिसाब से था। इनके पास इकोनॉमी इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि पोर्ट हमने यहाँ नहीं लिखे, रोड्स हमने यहाँ नहीं लिखे, हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि यहाँ पर किस तरह के गिल्ड्स काम करते थे। सो देयर आर सेवरल थिंग्स जो विजयनगर के ऊपर करी जा सकती हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करना, एकदम से मत इंप्रूव करना। अगर आपका बाकी काम हो गया है देन ओनली गो इनटू इट। सो नेक्स्ट हमारी बचती है मालवा की सल्तनत। इसको हम, या मालवा के अंदर जो सल्तनत पीरियड का कहाँ टाइम पीरियड है वो किस तरह से रहा मुगलों के आने से पहले, उसको हम बाद में देखेंगे। कल्चर डायनास्टी वाइज करना सही है या आर्ट वाइज? कल्चर कल्चर है यार। वैसे तुम उसको डायनास्टी में जोड़ो, डायनास्टी में ही जोड़ो, क्योंकि वो राजा के साथ एसोसिएट किया जाएगा। अगर एक आर्टिस्ट है तो उसको पैट्रोनाइज कौन करता था, वो क्वेश्चन वैसा जोड़ेंगे। सो राजा के साथ ही जोड़ो, आर्ट वाइज मत लेना। अभी आर्ट वाइज में तुम उसको बना सकते हो, अगर दिमाग में रख लोगे कि मंदिर इन्होंने ये बनाए थे तो वो तुम मर्ज बाद में भी कर सकते हो, लेकिन उसको गो फॉर डायनास्टी के हिसाब से, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन अदरवाइज फिर कंफ्यूज कर देगा तुमको कि कौन से राजा ने किसको पैट्रोनाइज किया था। जनरली बुक्स इस चीज़ को उस तरह से देखती हैं, जो तुम्हारा यूपीएससी वाला पैटर्न है वो उस तरह से जा रहा है। वहाँ मत जाओ।